देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। दोस्तों, आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ ही आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एक और भूतिया कहानी की ओर। दोस्तों, कोई आपका अपना खो जाए और मुद्दतों बाद अपने आप ही वो घर लौट आए, खासकर तब जब आपने उसके होने की ही उम्मीद छोड़ दी हो, तो आपको कैसा लगेगा? आप में से अधिकांश लोग तो यही कहेंगे खुशी होगी और क्या होगा। पर आज की इस घटना में जो हुआ था उसे सुनने के बाद आप कहेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की एक खौफनाक कहानी उड़ीसा के एक छोटे से कस्बे तरुपल्ली के रहने वाले नरसिंह नायक जी की। नरसिंह नायक जी बताते हैं कि मेरी 7 बेटियां थी, जिसके चलते मेरे कंधों पर उनके पालन पोषण का एक बड़ा जिम्मा था। साथ ही उनकी शादी का भी जैसे जैसे समय बीत रहा था तो मेरी बेटियां बड़ी हो रही थी। वहीं दूसरी ओर घर की माली हालत लगातार बिगड़ रही थी। बढ़ते तनाव ने मुझे जहां चिड़चिड़ा बना दिया था, तो वहीं मेरी मासूम सी बेटियां मेरी मनोदशा को अच्छे से समझ रही थी। मेरी बड़ी बेटी सुलेखा हर वक्त मेरी हिम्मत बनाने की कोशिश करती, पर एक रात मेरी आँख खुली तो मैंने पाया कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। फिर जब मैंने बच्चों के बिस्तर की तरफ देखा तो मैंने पाया कि बिस्तर खाली पड़ा था। मैं ये देखते ही घबरा उठा और मैं फौरन ही अपनी बेटियों के नाम पुकारते हुए घर से बाहर निकला। देखते ही देखते मेरी आवाज़ से कुछ गांव वालों की भी नींद खुल गई और जब मैंने उन्हें बताया कि मेरी 7 बेटियां नहीं मिल रही हैं तो वो सब मिलकर मेरी बच्चियों को ढूंढने लगे। पूरी रात गांव का हर कोना तलाशने के बावजूद मेरी बेटियां कहीं नहीं मिली। सुबह होते ये खबर थाने में भी दे दी, पर सिर्फ दिन गुजरे पर मेरी बेटियों का पता ना तो मैं लगा पाया और ना ही पुलिस। बेटियों के ऐसे गायब होने के चलते अब मैं बुरी तरह से टूट चुका था। बीवी 2 साल पहले ही चल बसी थी, तो ऐसे में मैं अब बिल्कुल अकेला पड़ चुका था और बस अपनी बारी यानी कि मौत की राह ताक रहा था। पर देखते ही देखते अब 7 साल बीत गए। मेरी मौत तो नहीं आई, पर जब एक सुबह में उठा तो मैंने देखा कि घर के एक कोने में कोई बड़ी ही खामोशी के साथ बैठा हुआ है। फिर जब मैं उठकर उसके करीब गया तो मैंने देखा कि वो मेरी छोटी बेटी केतकी है। केतकी को देखते ही मैंने उसे गले लगा लिया। अभी मैंने केतकी को गले ही लगाया था कि इतने में ही केतकी ने मुझे इतनी जोर से धक्का दिया कि मैं घर के दूसरी दीवार से जा टकराया और दीवार से टकराने के फौरन बाद ही मैं बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं एक गड्ढे में लेटा हुआ था, पर वो गड्ढा कहीं और नहीं बल्कि मेरे घर के अंदर ही था। मेरे होश में आते ही जैसे मैंने उस गड्ढे से बाहर निकलने के लिए खड़ा हुआ तो वैसे ही मेरी नज़र उन सैकड़ों बिलों पर गई जो गड्ढों के चारों तरफ थी। पहले तो मैंने उन बिलों पर इतना गौर नहीं किया था, पर जैसे मैं उस गड्ढे से बाहर आने के लिए उन बिलों के करीब गया तो उन बिलों से सांप निकलने लगे। सांपों को उन बिलों से निकलता देख मैं डर के मारे चीखने लगा। मेरे चीखते किसी ने मेरे चेहरे पर बड़ी जोर से मारा, जिसके बाद कुछ देर के लिए मेरी आंखों के आगे अंधेरा पसर गया। फिर जब वो अंधेरा छटा तो मैंने देखा कि मैं घर के फर्श पर लेटा हुआ हूँ और मेरी बेटी केतकी ठीक मेरे मुंह के पास बैठी हुई है। फिर इसी बीच जब मैंने चारों तरफ नज़र घुमा कर देखा तो वो गड्ढा अब वहाँ पर नहीं था। दोस्तों, उस वक्त मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि मेरे हाथ पैर भी अपने आप ही फड़फड़ा रहे थे। मेरी दिल की भी धड़कनें बहुत तेज हो रखी थी। खैर कुछ देर के बाद जाके जब मेरी सांसें नॉर्मल हुई तो मैंने केतकी को, जो अभी भी ठीक मेरे पास ही बैठी थी, मैंने उससे पूछा, अरे तू कहाँ चली गई थी बेटी, और बाकी की बहनें कहाँ हैं तेरी? मेरे ये पूछते ही केतकी फूट फूट कर रोने लगी। केतकी को रोता हुआ देखकर मैंने उसे चुप कराने की कोशिश की, पर दूर से, क्योंकि मुझे केतकी बदली हुई लग रही थी। बीते 7 सालों में केतकी की कद उतनी ही थी, पर उसके हाथों की उंगलियां बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई थी। और जब मैंने इस बार ध्यान दिया तो मैंने पाया कि उसके मुंह में दांत की जगह तीखे पैने कांच के टुकड़े जड़े हुए हैं, जिन्हें देखकर अब तक मुझे समझ में आ गया था कि मुझे जल्दी किसी की मदद लेकर केतकी को ठीक करना होगा। लिहाजा मैं उसी वक्त उठा और घर से बाहर निकला।
घर के बाहर आते ही मैं अक्खड़ ओझा के पास गया और उन्हें पूरी बात बताई। ओझा ने मेरी बात सुनते ही बोला, वो खुद नहीं आई है, उसे कोई काम दिया गया है, इसीलिए वो आई है। अभी तो मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता, पर तुम्हारी सलामती के लिए मैं तुम्हें अपनी मिट्टी के काली मूर्ति में तुम्हें पनाह दे सकता हूँ, ताकि तुम्हारी बेटी तुम्हें मार ना सके। दरअसल अक्खड़ ओझा जी के पास एक जागृत काली मूर्ति थी, जिसके मदद से वो लोगों की मदद करते थे। वो पीड़ित लोगों की आत्मा को उस मूर्ति से जोड़ देते थे, जिसके चलते पीड़ित का सारा दुख दर्द सीधे उस काली मूर्ति में चला जाता था। और जैसे उपचार की प्रक्रिया खत्म होती थी, तो वैसे उस काली मूर्ति से पीड़ित की आत्मा को अलग कर दिया जाता था। पर इससे पहले मैं इसके लिए राजी होता कि तभी पता चला कि मेरे घर में आग लग गई है। और जब मैं अपने घर पहुंचा तो तब तक मेरा घर पूरा जल चुका था। और जब आग की लपटें ठंडी हुई तो मुझे अपनी बेटी के आधे अधूरी जली हुई लाश मिली, जिसके बाद मैंने अपनी बेटी का क्रियाक्रम किया और अक्खड़ ओझा के मंडल में शामिल हो गया, ये जानने के लिए कि मेरी बेटियों के साथ हुआ क्या था, आखिर वो कहाँ पर गायब हो गई हैं। और तभी से मैं वो तमाम तांत्रिक शक्ति जुटाने में लगा हूँ, जिसकी मदद से मेरे सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे, जिसमें मैं अभी तक लगा हुआ हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो में एक और भूतिया कहानी की ओर, जो कि बलरामपुर के रहने वाले रवि जी की है। दोस्तों, मेरा नाम रवि है और मैं बलरामपुर का रहने वाला हूँ। एक छोटा सा कस्बा जहाँ पर हर गली हर मोहल्ले की अपनी कहानियाँ हैं। कुछ कहानियाँ हंसी मजाक की हैं, तो कुछ प्यार मोहब्बत की, और कुछ ऐसी हैं जो रात के सन्नाटे में आपके रोंगटे खड़े कर देती हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मेरे जीवन की सबसे डरावनी और रहस्यमय और दर्दनाक घटना है। ये कहानी उस रात की है जब मैंने कुछ ऐसा देखा और अनुभव किया जिसने मेरे मन और आत्मा को हमेशा के लिए बदल दिया है। ये कहानी 17 साल पहले की है, जब मैं एक फैक्ट्री में गार्ड का काम करता था। उस फैक्ट्री से कुछ ही दूरी पर एक पुराना शमशान घाट था, और उसी शमशान घाट ने मेरे जीवन को एक भयानक मोड़ दिया। दोस्तों, वो साल 2008 था। मैं उस वक्त 25 साल का था, जवान हट्टा कट्टा और थोड़ा बेफिक्र मिजाज का। बलरामपुर में रोजगार के ज़्यादा साधन नहीं थे, इसलिए जब मुझे पास की एक पुरानी कपड़ा फैक्ट्री में नाइट गार्ड की नौकरी मिली तो मैंने बिना सोचे समझे हामी भर दी। फैक्ट्री शहर के बाहरी इलाके में थी, जहां दिन में तो कुछ हलचल रहती थी, लेकिन रात होते ही सन्नाटा पसर जाता था। फैक्ट्री के ठीक पीछे एक तंग गली थी जो सीधे उस पुराने शमशान घाट की ओर जाती थी। शमशान घाट का नाम सुनते ही लोग कांपने लगते थे। गांव के बड़े बूढ़ों की कहानियां थी कि वहां रात में अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। कुछ लोग कहते थे कि वहां पर भूत प्रेत का बसेरा है, तो कुछ लोगों का मानना था कि वहां कोई तांत्रिक अनुष्ठान होते हैं। पर मैं इन बातों को मजाक में उड़ा देता था। मेरे लिए ये सब दकियानूसी बातें थी, और मैं तो बस अपनी ड्यूटी करने और महीने के अंत में पगार लेने की सोचता था। दोस्तों, पहले कुछ रातें तो सामान्य थी। मैं रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक की शिफ्ट करता था। फैक्ट्री के गेट पर एक छोटा सा केबिन था, जहां मैं रजिस्टर में समय समय पर चेकिंग करता और चारों ओर चक्कर लगाता। रात के सन्नाटे में बस मशीनों की हल्की सी गूंज और दूर कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाज़ें सुनाई देती थी। लेकिन 5वीं रात को कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। जी हाँ दोस्तों, उस रात आसमान में बादल छाए हुए थे। चांद कहीं बादलों के पीछे छिपा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। मैं अपने केबिन में बैठा चाय की चुस्कियां ले रहा था जब मुझे दूर से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी थी। पहले तो मैंने सोचा कि शायद कोई कुत्ता रो रहा है या हवा का शोर है, लेकिन जब मैंने ध्यान से सुना तो वो आवाज़ साफ थी, एक औरत का सिसकना, दर्द भरा और चीख चिल्लाहट। मैंने अपने टॉर्च को उठाया और बाहर की ओर देखा। वो आवाज़ शमशान की दिशा से आ रही थी, जिसे सुनते ही मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी हुई और सोचने लगा कि क्या कोई मुसीबत में है या फिर कोई औरत सचमुच में वहाँ पर रो रही है। फिर मैंने अपने आप को समझाया कि शायद कोई औरत अपने किसी प्रियजन की मौत पर रो रही है। शमशान में लोग अक्सर अपने को अलविदा कहने आते हैं, लेकिन इतनी रात गए
रात के 2 बजे। भला शमशान में कौन आएगा? यही सोचते हुए मैंने टॉर्च अपनी जेब में डाली और लाठी उठाई और उस गली की ओर चल पड़ा जो शमशान की ओर जाती थी। मेरे कदम बहुत तेज थे, लेकिन मन में एक अजीब सा डर पनप रहा था। गली बेहद संकरी थी और दोनों तरफ ऊंची ऊंची झाड़ियाँ थी। हवा के झोंके से झाड़ियाँ सरसराने लगी और मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। जिस वजह से मैंने पीछे पलट कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। शमशान में पहुँचते ही मेरी नज़र उस जगह पर गई जहाँ से वो रोने की आवाज़ आ रही थी। वहाँ पर एक चिता की राख अभी भी सुलग रही थी और उसके पास एक औरत बैठी थी। वो अपने घुटनों पर सिर टिकाए सिसक सिसक के रो रही थी। उसके गोद में एक छोटा सा बच्चा था, शायद 2-3 साल का। बच्चा बिल्कुल शांत था, ना वो हिल रहा था और ना ही वो रो रहा था। फिर मैंने धीरे से आवाज़ दी, अरे बहन, क्या हुआ आपको? ठीक तो है सब? ये कहते ही मेरी आवाज़ गूंजी, लेकिन उस औरत ने कोई आवाज़ नहीं दी। वो बस सिसकती रही, जिस वजह से मैं थोड़ा और करीब गया और अपनी टॉर्च की रोशनी मैंने उसकी ओर की तो उसका चेहरा लंबे बालों से ढका हुआ था। उसने एक पुरानी फटी हुई साड़ी पहनी हुई थी जो जगह जगह से गंदी थी। बच्चा उसकी गोद में बिल्कुल निश्चल था, जैसे कोई गुड़िया हो। फिर मैंने ज़ोर से बोला, अरे बहन, इतनी रात को आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? कोई दिक्कत है क्या आपके साथ? पर इस बार उसने अपना सिर उठा लिया और फिर जो मैंने देखा तो उसने तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही खींच ली। दोस्तों, उसका चेहरा वो इंसानी चेहरा नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद थी, जैसे उनमें कोई पुतली ही ना हो। उसका मुंह खुला हुआ था और उसमें से काला तरल टपक रहा था। बच्चा जो उसकी गोद में था, उसकी आंखें भी सफ़ेद थी और उसका चेहरा नीला पड़ा हुआ था, जिसे देखकर मैं ज़ोर से चीख पड़ा और पीछे की ओर भागा। मेरी टॉर्च वहीं ज़मीन पर गिर गई और मैं उस अंधेरे में ठोकर खाता हुआ गली की ओर दौड़ा। पीछे से उस औरत की सिसकियाँ अब हंसी में बदल गई थी। एक ऐसी हंसी जो इंसान ही नहीं थी, बल्कि किसी भयानक प्राणी की थी। लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, पर मेरे कानों में बस उसी की हंसी और मेरे दिल की धड़कन की आवाज़ गूंजे जा रही थी। फिर मैं किसी तरह से फैक्ट्री के केबिन में पहुंचा और उस केबिन का दरवाज़ा बंद कर लिया। उस पूरी रात मैंने बाहर नहीं झांका। सुबह जब मेरी शिफ्ट ख़त्म हुई तो मैंने अपने सुपरवाइज़र को सारी बात बताई तो उसने मेरी बात को हंसी में उड़ा दिया। उसने कहा, रवि, ज़्यादा चाय मत पिया करो, रात में दिमाग घूम जाता है। लेकिन मैं जानता था कि मैंने जो देखा वो कोई भ्रम नहीं था। फिर उसके बाद मैंने उस गली की ओर जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन हाँ, हर रात मुझे वही सिसकियाँ सुनाई देती थी। मैंने नौकरी छोड़ने का भी फैसला किया, लेकिन उससे पहले मुझे उस शमशान के रहस्य को जानना था। मैंने गांव के कुछ बुजुर्गों से भी बात की। एक बूढ़े तांत्रिक ने मुझे बताया कि उस शमशान में एक औरत और उसके बच्चे की आत्मा भटकती है। कई साल पहले एक औरत को उसके ससुराल वालों ने जलाकर मार दिया था और उसका छोटा बच्चा भी उसी चिता में जल गया था। उनकी आत्माएं शांत नहीं हो पा सकी और अब वे हर उस इंसान को डराती हैं जो रात में वहां पर जाता है। फिर मैंने उस तांत्रिक की बात को गंभीरता से लिया और फैसला किया कि मैं उस शमशान में आखिरी बार जाऊंगा। मैंने तांत्रिक से एक ताबीज़ लिया और उसकी बताए कुछ मंत्रों को रट लिया। उस रात मैं फिर से उस गली की ओर गया, पर इस बार मेरे हाथ में ताबीज़ था और मैंने मन ही मन मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। शमशान में वही औरत थी, वही बच्चा लिए, लेकिन इस बार उसने मुझे देखते ही चीखना शुरू कर दिया। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि मेरे कान तक फटने लगे थे। मैंने ताबीज़ को कसकर पकड़ा हुआ था और मंत्र पढ़ना जारी रखा। फिर अचानक ही वो औरत मेरी ओर बढ़ी तो उसका चेहरा और भी भयानक हो गया था। उसकी आंखों से अब खून टपक रहा था और उसका मुंह इतना बड़ा हो गया था कि मुझे लगा वो मुझे निगल लेगी। लेकिन जैसे ही मैंने ताबीज़ को उसकी ओर बढ़ाया तो वो पीछे हट गई और उसकी चीखें धीमी पड़ गई और वो धीरे धीरे हवा में गायब हो गई और वो बच्चा भी उसके साथ ही गायब हो गया। फिर उसके बाद मैंने राहत की सांस ली, लेकिन मेरे मन में अब भी डर था। पर दोस्तों, अब 17 साल बीत चुके हैं, लेकिन उस रात की याद आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। मैंने उस फैक्ट्री की नौकरी छोड़ दी है और अभी एक छोटी सी मैं दुकान चलाता हूँ। लेकिन हर बार जब मैं उस शमशान के पास से गुजरता हूँ तो मुझे लगता है कि कोई मुझे देख रहा है। कभी कभी रात में मुझे वही सिसकियाँ सुनाई देती हैं और मैं डर के मारे रजाई में मुंह छिपा लेता हूँ। क्या वो औरत और उसका बच्चा सचमुच आत्माएं थी
या मेरे दिमाग मेरे साथ कोई खेल खेल रहा था? यही सब सवाल मेरे मन में आज भी बसे हुए हैं। लेकिन हाँ, एक बात पक्की है कि उस रात मैंने जो कुछ भी देखा और अनुभव किया वो मेरे जीवन का सबसे डरावना और रहस्यमय पल था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और डरावनी भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।